प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 14 को डिटेल से पढ़ेंगे और हमारे टॉपिक का नेम है विभाजन को समझना। इसका ये थर्ड पार्ट है। इसके फर्स्ट 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उनको ज़रूर सुन लीजिएगा, तब इस पार्ट को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आज आगे का अध्याय हम शुरू करते हैं। इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। कलकत्ता और नोआखोली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 सालों में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर और प्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसके टीस लगातार महसूस होते रहे। पंजाब के विपरीत बंगाल के धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1971 से 72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। हताश चेहरे। 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्रायः ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। उनकी नियति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर उनका कोई वश नहीं था। इन कृतियों में उस समय के आक्रोश व भ्रमों, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज किया जाता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे में व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीक़ों का भी जिक्र होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार शहादत
हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे में अपनी उथल-पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुद्र में अनोखी आभ वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चित धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिए में लिखा है। चर्चा कीजिए, क्या विभाजन से आपके राज्य या किसी पड़ोसी राज्य पर भी असर पड़ा? पता लगाइए कि इससे इलाके के मर्द औरतों की जिंदगियों पर क्या असर पड़े और उन्होंने हालात का किस तरह सामना किया। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद है, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी। इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव है आप मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म शानी कमलेश्वर, राही मासूम राजा हिंदी, नारायण भारती सिंधी, संत सिंह सेखो पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वलीउल्लाह बांग्ला, ललिता अंबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिताभ घोष और वापसी सिद्धवा अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू और बंगला में विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी है। संभव है इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप ऋतिक घटक, मेघे ढाका, तारा और स्वर्ण रेखा, MS सत्यु, गर्म हवा, गोविंद निहलानी, तमस और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नहीं देखा ओ जम्या इन्हीं को देख सके। ये सब मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। तमस है गोविंद निहलानी, जो कि लगता है मुझे हिंदी में होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। मदद, मानवता और सद्भावना को देख लेते हैं। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लातिफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियाँ उजागर की है कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौक़ों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज में खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल है। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सह्रदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगहों के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर दैन हेट, ए रिमेंबर्स ऑफ 1947, मोहम्मद नफरत से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, 1947 की यादें से पता चलता है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश
तेज थे। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक गए और जहाज़ पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों में आंसू छलक रहे थे। इस बारे में और जानकारी जुटाएं कि किस तरह लोगों ने विभाजन के समय एक दूसरे को मदद दी और कई लोगों की जिंदगियां बची। अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में, यहाँ पे इस डॉक्टर का क्या नाम था? खुशदेव सिंह। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा डॉक्टर खुशदेव सिंह की जुबानी वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे और साथ ही दोपहर का खाना भी खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फराख दिली से मुझे अपना समय दिया। मेरी समझ से अब उनसे सारी रात रुकने की उम्मीद करना तो बहुत ज़्यादती होगी और वे यह तकलीफ़ ना ही उठाएं, मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज़ पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूँ। मैं रात के करीब 1:45 बजे उठा। जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि सबके सब तब तक वहीं थे। वे सब जहाज़ तक मेरे साथ आए और बिछुड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने को मेरे पास शब्द नहीं थे। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे और इन लोगों को केवल खाना और छत ही नहीं चाहिए थी, बल्कि प्यार और सहृदयता की भी ज़रूरत थी। इस बारे में और जानकारी जुटाएं कि किस तरह लोगों ने विभाजन के समय एक दूसरे को मदद दी और कई लोगों की ज़िंदगी बचाई। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सब से तक़सीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे को पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला ही नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 से 1950 और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की ज़रूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों, जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियाँ हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाले के रोज़मर्रा के हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमज़ोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसों का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों
बिहार में बन रही सड़क पर काम करने के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यम वर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसे यह मालूम था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में। पेशावर में तो हमें कभी उसके बारे में सुना ही नहीं कि अनुभवों को उपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था या जिनका मुख्य धारा के इतिहास के बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय है क्योंकि जो इतिहास हम आम तौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। वे यह कह कर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों की दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास के बृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों में कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया है। इस प्रकार उनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने का इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ ये औरतें ही दे सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यह होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आपबीती के बारे में बात करने को राजी ही न हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षात्कार लेने वाले को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है। सो अलग किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, या आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे।
इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ। मौखिक इतिहासकारों के विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। न तो गाढ़ी निष्कर्षतः विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस स्याह खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे। काल रेखा 1930 में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार पेश करते हैं। 1930 में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एकीकृत ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत का विचार पेश करते हैं। 1933 से 1935 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान या पाकिस्तान नाम पेश किया। 1937 से 1939 में ब्रिटिश भारत के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश करती है। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही के पक्ष में फैसला लेती है। 16 अगस्त को कलकत्ता में हिंदू सिखों और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है। कई दिन चलने वाली इस हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। 1947 मार्च 1947 में कांग्रेस हाई कमान पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू या सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला लेता है और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान करता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन होता है। भारत स्वतंत्र होता है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। ये काल रेखा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इसको याद कर लीजिएगा। पूरे चैप्टर का आखिर का ये समरी होता है। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1940 के प्रस्ताव के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है आम लोग विभाजन को किस तरह देखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है विभाजन के खिलाफ महात्मा गांधी की क्या दलील थी। क्वेश्चन नंबर 5 है विभाजन को दक्षिण एशिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ क्यों माना जाता है। लघु निबंध लिखिए। ब्रिटिश भारत का बंटवारा क्यों किया गया और बंटवारे के समय औरतों के क्या अनुभव रहे। बंटवारे के सवाल पर कांग्रेस की सोच कैसे बदली। मौखिक इतिहास के फ़ायदे नुकसानों की पड़ताल कीजिए। मौखिक इतिहास की पद्धतियों से विभाजन के बारे में हमारी समझ को किस तरह विस्तार मिलता है। मानचित्र कार्य कीजिए। दक्षिण एशिया के नक्शे पर कैबिनेट मिशन प्रस्तावों में उल्लिखित भाग क, ख और ग को चिन्हित कीजिए। यह नक्शा मौजूदा दक्षिण एशिया के राजनीतिक नक्शे से किस तरह अलग है। परियोजना कार्य में यूगोस्लाविया के विभाजन को जन्म देने वाली निर्जातीय हिंसा के बारे में पता लगाइए। उसमें आप जिन नतीजों पर पहुंचते हैं उनकी तुलना इस अध्याय में भारत के विभाजन के बारे में बताई गई बातों से कीजिए। पता लगाइए कि क्या आपके शहर, कस्बे, गांव या आसपास के किसी स्थान पर दूर से कोई समुदाय आकर बसा है। हो सकता है आपके इलाके में बंटवारे के समय आए लोग भी रहते हो। ऐसे समुदायों के लोगों से बात कीजिए और अपने निष्कर्षों को एक रिपोर्ट में संकलित कीजिए।
लोगों से पूछिए कि वे कहाँ से आए हैं, उन्हें अपनी जगह क्यों छोड़नी पड़ी और उससे वह पहले व बाद में उनके कैसे अनुभव रहे। यह भी पता लगाइए कि उनके आने से क्या बदलाव पैदा हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।